वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गिटार्स कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में, जिसमें आज हम करने वाले हैं एस्टेट 2020 पीजीटी कॉमर्स का जो पेपर है उसके 121 से लेके 130 तक के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन पेपर हम 10 क्वेश्चन सीरीज़ में पूरा कर रहे हैं। इससे पहले एस्टेट वाले क्वेश्चन पेपर हम 5 क्वेश्चन सीरीज़ में पूरा कर चुके हैं। और DSSB मेल एंड फीमेल बोथ दोनों ही कैंडिडेट्स का पेपर भी 2018 का हम कर चुके हैं अपने चैनल पे। HSSC स्क्रीनिंग का पेपर भी हमने किया है पीजीटी कॉमर्स का। तो जो चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। करते हैं आज का पेपर स्टार्ट, आज के क्वेश्चन स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। और हाँ, इससे पहले जो एस्टेट वाले पेपर हैं, जो क्वेश्चन पेपर हमने किए हैं, अगर उनके हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए गए हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। चैनल का नाम गिटार्स कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स, टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करिए, चैनल आ जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी PDF लिंक जो है वो आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप अपने नोट्स जो है वो ले सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टेप्स इन द सेलिंग प्रोसेस। सेलिंग प्रोसेस के स्टेप्स की बात की गई है। इन विच द सेल्स पर्सन आइडेंटिफाइज क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर्स, यानी कि सेलिंग प्रोसेस का वो कौन सा स्टेप है जिसके अंदर जो सेल्स पर्सन है वो अपने पोटेंशियल कस्टमर यानी कि संभावित ग्राहकों की पहचान करता है। क्वालिफाइड कस्टमर क्यों बोला गया है? क्वालिफाइड होते हैं इनके ऐसे कस्टमर जो खरीदना चाहते हैं या जो पावर रखते हैं खरीदने की इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं: प्रपोजल, सोलिसिटेशन, प्रमोशन, प्रोस्पेक्टिंग, स्पेसिफिकेशन। पहले देख लेते हैं अपनी सेलिंग प्रोसेस क्या होती है। देखिए, मीनिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग अभी हमने क्वेश्चन नंबर 118 में भी किया है। Personal selling is also known as face-to-face selling, in which one person who is a salesman tries to conceive the customer in buying a product। ठीक है, पर्सनल सेलिंग एक ऐसी प्रोसेस है यानी कि जिसको फेस टू फेस सेलिंग भी बोलते हैं। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक बंदा है जिसको सेल्समैन बोलते हैं, वो ट्राई करता है कंसीव करने का, यानी कि अपने कस्टमर को कंसीव कि वो एक प्रोडक्ट को खरीद ले, उसे तैयार करने की कोशिश करता है। इट इज़ ए प्रमोशनल मेथड बाय विच द सेल्स पर्सन यूजेज his or her skills and abilities in an attempt to make a sale। यानी कि एक सेल पर्सन सेल को करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की सेल करने के लिए अपने स्किल्स, अपने कौशल और अपनी योग्यताओं को यूज़ करता है। एक सेल्स पर्सन अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो भी प्रोसेस को अपनाता है ना, वो यहाँ पे हम पहले सेलिंग प्रोसेस करेंगे। पर्सनल सेलिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्री सेल प्रिपरेशन। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया कौन सा ऐसा स्टेप है, तो सबसे पहले हमें सारे स्टेप्स पता होने चाहिए, क्योंकि दूसरे स्टेप्स में से भी कोई क्वेश्चन बन के आगे स्टेप में आ सकता है। और आगे इसी पेपर में हम करेंगे भी एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें कि हमने वो किया था 2019 में, और उसके जितने भी नोट्स किए थे ना, उस नोट्स में से ही एक क्वेश्चन जो है इस पेपर में भी उठ के आया है। तो पहले कर लेते हैं इसके स्टेप्स। फर्स्ट क्या है? प्री सेल प्रिपरेशन, यानी कि सेल करने से पहले, अपने कस्टमर तक जाने से पहले जो सेल्स पर्सन है वो क्या तैयारियां करता है। देखिए, सेल्स पर्सन जो भी प्रोडक्ट बेचने जा रहा है उसके बारे में फुल डिटेल कि उसे नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि वो कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है, किस कंपनी का बेच रहा है, उसके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या है, ये सारी डिटेल उसके पास होनी चाहिए। फर्स्ट है प्री सेल प्रिपरेशन। सेकंड में आ जाता है प्रोस्पेक्टिंग, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है। प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग को हिंदी में बोलते हैं पूर्वेक्षण, यानी कि इस स्टेप में क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर्स की पहचान की जाती है, संभावित योग्य ग्राहकों की पहचान की जाती है, यानी कि उन कस्टमर्स की पहचान की जाती है जो प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा में परचेज़ कर सकते हैं, या जिसके पास एक रीज़न है प्रोडक्ट को परचेज़ करने का। तो प्रोस्पेक्टिंग में क्या, अपने कस्टमर्स की पहचान की जाती है। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था, द स्टेप इन द सेलिंग प्रोसेस इन विच द सेल्स पर्सन आइडेंटिफाई क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर्स। ठीक है, तो थर्ड अब हमारा आ जाता है प्री अप्रोच, यानी कि अप्रोच कस्टमर तक पहुंचने से पहले जो स्टेप आता है वो है प्री अप्रोच। कि कस्टमर तक पहुंचने से पहले वो क्या करता है? सेल्स पर्सन उसके पास कॉल करता है या फिर उससे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करता है। ये आ जाएगा हमारा प्री अप्रोच में। फोर्थ स्टेप आ जाएगी अप्रोच, यानी कि इस स्टेज में क्या करता है? सेल्स पर्सन अपना कस्टमर के ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन डालता है। सेल्स पर्सन हैज़ क्रिएट हिज फर्स्ट इंप्रेशन टू द कस्टमर
इट डिपेंड्स हाउ द सेल्स पर्सन ट्रीट द कस्टमर। यानी कि अप्रोच वाले स्टेप में ही आता है कि वे सेल्स पर्सन कस्टमर के ऊपर कैसा प्रभाव डाल पाता है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, प्रेजेंटेशन में अपने प्रोडक्ट को वो प्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी और अदर बेनिफिट्स जितने भी हैं वो प्रोडक्ट के बारे में वो अपने कस्टमर के सामने बताता है, इन विच द कस्टमर माइट गेट इंटरेस्टेड, ताकि ग्राहक जो है वो इंटरेस्ट ले पाए उस प्रोडक्ट में। फिर आते हैं ऑब्जेक्शंस। क्या ऑब्जेक्शंस में क्या जाएगा, सेल्स पर्सन शुड क्लियर ऑल डाउट एंड ऑब्जेक्शंस विदाउट एंटरिंग इनटू ए कंट्रोवर्सी एंड विदाउट लूजिंग हिज टेम्पर। यानी कि ऑब्जेक्शंस में क्या है, अब कस्टमर की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन जो है वो क्रिएट किया जा सकता है प्रोडक्ट के लिए, तो यहाँ सेल्स पर्सन क्या है उसके ऑब्जेक्शंस को क्लियर करने की कोशिश करता है बिना अपना आपा खोए, बिना गुस्से में आए। फिर इसके बाद क्या जाएगा, 7th स्टेप है क्लोजिंग द सेल। दिस इज ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ पर्सनल सेलिंग। कस्टमर की ना भी सुनने को यहाँ पे मिल सकती है। और नेक्स्ट स्टेप है फॉलो अप। इन दिस स्टेप सेल्स पर्सन शुड कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर। सेल्स पर्सन को जो है अपने कस्टमर के साथ लगातार इंटरेक्शन करते रहना चाहिए टू नो वेदर द कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ग्राहक जो है उस उत्पाद से संतुष्ट है कि नहीं, और वेदर द कस्टमर रिक्वायरिंग एनी सर्विसेज, और क्या कस्टमर को किसी सेवा की भी ज़रूरत है। आफ्टर सेल सर्विसेज फॉलोअप वाले स्टेप में आ जाती है मेंटेनेंस एक्सेट्रा। हेल्प टू सिक्योर रिपीट सेल, और ये क्या है, ये फॉलोअप वाला जो हमारा प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप है ये दोबारा से सेल करने पर भी मजबूर कर सकता है कस्टमर को। तो ये थे हमारे 8 स्टेप्स पर्सनल सेलिंग प्रोसेस के, जिसमें फर्स्ट है प्री सेल प्रिपरेशन, सेकंड है प्रोस्पेक्टिंग, थर्ड है प्री अप्रोच, फोर्थ है अप्रोच, फिफ्थ है प्रेजेंटेशन, सिक्स्थ है ऑब्जेक्शंस, सेवन्थ है क्लोजिंग द सेल एंड 8 है फॉलोअप। हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। चलते हैं दूसरे ऑप्शंस की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन था हमारा प्रपोजल सोलिसिटेशन। ये क्या होता है, इट इज़ ए स्टेज ऑफ द बिजनेस बाइंग प्रोसेस। यानी कि ये बिजनेस बाइंग प्रोसेस की स्टेप है, ना कि पर्सनल सेलिंग की। इन विच द बायर इन्वाइट्स क्वालिफाइड सप्लायर्स टू सबमिट प्रपोजल। देखिए बायर यानी कि जो बायर है, जो खरीदने वाला है, वो सप्लायर, मान लो बायर है ए और सप्लायर है BCDEF, ठीक है, उन सबको क्या करता है, इनवाइट करता है कि आप अपने अपने प्रपोजल को सबमिट कर दीजिए। प्रपोजल्स शुड बी मार्केटिंग डॉक्यूमेंट्स, नॉट जस्ट टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। ये प्रपोजल जो है वो मार्केटिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ना कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट। प्रेजेंटेशन शुड इंस्पायर कॉन्फिडेंस एंड मेक द मार्केटर्स कंपनी स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन। यानी कि जिसका भी प्रपोजल स्वीकार किया जाएगा, जिसका भी प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा, वो प्रस्ताव क्या है, कॉन्फिडेंस से भरपूर होना चाहिए और इतना लायक होना चाहिए कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स से कंपटीशन कर सके और इस कंपटीशन में वो स्टैंड आउट कर सके। यह है प्रपोजल सोलिसिटेशन। सी ऑप्शन में है हमारा, बी ऑप्शन में प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, देखिए प्रमोट होना, ए मूव टू ए हायर पोजीशन और मोर इम्पोर्टेंट जॉब। ठीक है, ये तो आगे काम की बात कि अगर जॉब में हमारा प्रमोशन हो जाता है तो क्या होता है, हम अपनी हायर पोजीशन पे चले जाते हैं, जो पोजीशन है उसे हायर पोजीशन पे चले जाते हैं। या फिर प्रमोशन क्या होता है, थिंग्स दैट यू डू इन ऑर्डर टू एडवर्टाइज अ प्रोडक्ट एंड इंक्रीज इट सेल्स। यानी कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो भी काम किए जाएंगे वो प्रमोशन में आ जाएंगे। जिनकी विज्ञापन करना, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए जो भी काम किया जाएगा वो प्रमोशन में आ जाता है। प्रमोशन मीन्स ये होता है। डी ऑप्शन है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन इज ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्कमैनशिप, मटेरियल्स और प्रोसेस। स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि भाई कोई भी काम या कोई भी माल जिसकी बात की जा रही है उसके बारे में पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो स्पेसिफिकेशन में आ जाती है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन याद हो गया होगा। द स्टेप इन द सेलिंग प्रोसेस इन विच द सेल्स पर्सन आइडेंटिफाइज क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर्स। ये क्या आ जाएगा, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में ही वो अपने कस्टमर्स की पहचान करते हैं कि कौन ऐसे कस्टमर है जो उनके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोदी। द फर्म दैट सर्व्स स्मॉल सेगमेंट्स दैट द अदर फर्म्स इन एन इंडस्ट्री ओवरलुक और इग्नोर। ठीक है, यानी कि क्या है, स्मॉल सेगमेंट, मार्केट के एक छोटे से हिस्से की बात की गई है
इनकी एक फर्म है जो मार्केट के एक छोटे से हिस्से पे जो फर्म का कंट्रोल है, और उस छोटे से हिस्से को ना दूसरी फर्में इग्नोर कर रही हैं, यानी कि अपने प्रोडक्ट को वो यहाँ पर नहीं बेच रही है। यानी कि एक बड़ी मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे क्या बोलते हैं, जिसको दूसरी फर्में, इंडस्ट्री की दूसरी फर्में इग्नोर कर रही हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मार्केट निशर। अदर ऑप्शंस में मार्केट लीडर, मार्केट सेगमेंट या मार्केट चैलेंजर, इन सभी के ही मीनिंग देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं मार्केट निशर का मीनिंग। ए निशर मार्केट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए लार्ज मार्केट, ठीक है, एक बड़ी मार्केट का छोटा सा हिस्सा। दैट हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक नीड्स, जिसकी अपनी विशेष आवश्यकताएं हैं, विच आर डिफरेंट फ्रॉम द लार्जर मार्केट इन सम वे, जो कि उसे अलग कर देती है मार्केट, बड़ी मार्केट से, यानी कि मार्केट के एक बड़े हिस्से से अलग कर देती हैं वो विशेषताएं छोटे से हिस्से को। जैसे कि मार्केट फॉर वुमेंस शूज़, जैसे औरतों के जूते, ठीक है, वुमेन शूज़ की एक मार्केट है जिसमें जो शूज़ मिल रहे हैं ना, वो देखो कैसे कैटेगराइज होकर मिल रहे हैं, शूज़ फॉर प्लस साइज वुमेन, शूज़ फॉर नर्सिस या शूज़ फॉर ट्रांसजेंडर्स पर्सन एक्सेट्रा। यानी कि ये जो है इस तरह की जो दुकानें हैं ना, वो पूरी मार्केट में जगह जगह नहीं खुली होती, ठीक है। एक ऐसा शोरूम आ गया जो स्पेशली वुमेंस शूज़ का है और यहाँ पर हर तरह के जूते मिल रहे हैं, तो ये कौन सी मार्केट हो जाएगी, मार्केट निशर। सेकेंड ऑप्शन है हमारा मार्केट लीडर। देखिए ये बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता था लीडर कौन होता है। यूजुअली होल्ड्स द लार्जेस्ट मार्केट शेयर, यानी कि इन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक विशेष उद्योग है उसके एक बड़े मार्केट हिस्से पर, ठीक है, लार्जेस्ट मार्केट शेयर पर किसका अधिकार होता है, मार्केट लीडर का। यानी कि जिस भी फर्म का मार्केट के एक बड़े हिस्से पर अधिकार हो उसे बोल देते हैं मार्केट लीडर। जैसे एप्पल एंड अमेजोन आर एग्जाम्पल्स ऑफ मार्केट लीडर्स। नेक्स्ट है मार्केट सेगमेंट। मार्केट सेगमेंट बहुत बार पढ़ चुके हैं। मार्केट को क्या है, कुछ स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बांट दिया जाता है, वो होता है मार्केट सेगमेंट। यानी कि पूरी मार्केट को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है विशेषताओं के आधार पर। ये मार्केट सेगमेंट रेफर टू ए सब ग्रुप ऑफ कस्टमर्स दैट शेयर कॉमन करैक्टरिस्टिक्स सच एज इंटरेस्ट, जियोग्राफी, एज, डेमोग्राफिक और लाइफस्टाइल। है मार्केट सेगमेंट बहुत बार आता है DSSB के पेपर में, तो फीमेल वाले पेपर में 4-5 क्वेश्चन सिर्फ मार्केट सेगमेंट से थे 2018 में, और मेल वाले पेपर में भी थे। और अभी जो करंटली 28 जून को पेपर हुआ है DSSB मेल कैंडिडेट्स का, उसमें भी एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो हैं इस मार्केट सेगमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्केट चैलेंजर। ए मार्केट चैलेंजर इज़ ए फर्म दैट हैज़ ए, देखिए चैलेंजर कौन है, मार्केट लीडर जो है ना, उससे सेकंड नंबर पे जो फर्म है ना वो मार्केट चैलेंजर है, यानी कि जो उसे चैलेंज कर सकती है। जहाँ पे भी वो ढीली पड़ी मार्केट लीडर, वहीं उसके ढीले पड़ते इसने अपना मार्केट के ऊपर कंट्रोल कर लेना है। ए मार्केट चैलेंजर इज़ ए फर्म दैट हैज़ ए मार्केट शेयर बिलो दैट ऑफ मार्केट लीडर। दे आर एबल टू, जो कि फॉर इंडस्ट्री लीडरशिप इन सेवरल वेज, ठीक है। जो कि क्या था, मतलब ये होता है घोड़े की सवारी करना, तो ये घोड़े पे सवार है, ठीक है। जैसे ही वो थोड़ा सा पीछे हो ये आगे निकल जाएंगे। और ये कैसे कैसे आगे निकल सकते हैं, क्या क्या तकनीकें अपनाते हैं। इंक्रीजिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन यानी कि अपने उत्पाद का विभेदीकरण करके। इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विसेज, अपने कस्टमर को ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करके। या लॉन्चिंग एन एंटायरली न्यू प्रोडक्ट और सर्विस इन ऑर्डर टू चेंज द फील्ड, यानी कि एक नया उत्पाद या एक नई सेवा जो है वो ये मार्केट में ले आएंगे ताकि वो दूसरे से आगे निकल सके। चैलेंजर यानी कि हर समय चैलेंज करने के लिए तैयार रहते हैं, इनोवेशंस के लिए तैयार रहते हैं जो। तो क्वेश्चन क्या था, द फर्म दैट सर्व्स स्मॉल सेगमेंट दैट द अदर फर्म इन एन इंडस्ट्री ओवरलुक और इग्नोर, मार्केट निशर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ए लिमिटेड हैज़ इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एज फुली पेड। ए लिमिटेड ने 2000 समतांश जारी किए 100 रुपये का एक शेयर है पूर्णतः चुकता मानते हुए। द कंपनी हैज़ अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹20,000 आफ्टर टैक्स। कंपनी के पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 20,000, 20,000 रुपये का। मार्केट प्राइस है उनके शेयर का 160 रुपये, ₹160 पर शेयर। फिर कह रहे हैं ऑन दी शेयर्स डिविडेंड हैज़ बीन पेड एट ए रेट ऑफ 8 पर शेयर, और इन शेयर्स पे ना 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी पेड किया जा रहा है। तो फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल यूजिंग अर्निंग यील्ड मेथड। अकॉर्डिंग टू अर्निंग यील्ड मेथड हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल यहाँ पे निकालनी है। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, 6.25%, 5.25%, 5% या 7%।
देखिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, EPS डिवाइडेड बाय MP मल्टीप्लाई बाय 100, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए मार्केट प्राइस तो गिवन है, ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ दी शेयर्स ₹160 पर शेयर। हमें निकालना क्या है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, फर्म की जो भी अर्निंग है टोटल उसको डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ शेयर से। अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 2,000। दोनों ही क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमें कुछ भी निकालना नहीं है। 0 से 0 कट कर दी तो हमारे पास आ गया ₹10, यानी कि अर्निंग पर शेयर कितनी है, ₹10 की। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का जब फॉर्मूला लगाएंगे, अर्निंग पर शेयर ₹10 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 160 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.25%। ठीक है, 6.25%। क्वेश्चन देखें, ए लिमिटेड ने इशू करें 2,000 इक्विटी शेयर, ₹100 का एक शेयर है। कंपनी के पास प्रॉफिट है ₹20,000 का। कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में ₹160 का एक शेयर है, और डिविडेंड दिया जा रहा है ₹8 पर शेयर के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालनी है अर्निंग यील्ड मेथड से, और हमारा फॉर्मूला है EPS डिवाइडेड बाय MP मल्टीप्लाई बाय 100। अर्निंग पर शेयर हमें निकालना है डिवाइडेड बाय MP, जो है मार्केट प्राइस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा, जो प्रॉफिट है कंपनी का उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। ₹10 का अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन यूजेज ऑफ फंड्स। क्या इसमें से ऐसा कौन सा है जो यूजेज ऑफ फंड यानी कि फंड के उपयोग में नहीं आता है। यूजेज ऑफ फंड का मतलब क्या है कि जहाँ पर कंपनी का कैश यूज़ नहीं हो रहा है। देखिए ऑपरेटिंग लॉसेज, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस, नॉन ट्रेड पेमेंट्स, और परचेज ऑफ फिक्स एसेट अगेंस्ट शेयर्स। यहाँ पे शेयर जो जारी किए उसके बदले में फिक्स्ड एसेट जो परचेज किए कंपनी ने उसके बदले में शेयर जारी कर दिए, कैश नहीं दिया। तो यही क्या है, ये क्या है, ये फंड का यूजेस नहीं है। ठीक है, यूजेस ऑफ फंड होता क्या, यूजेस ऑफ फंड्स इंक्लूड फर्म कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हैं जितने भी एक्सपेंसेस है फर्म को ऑपरेट करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, यानी कि जो भी पेड किया जाता है वो हमारे यूजेस ऑफ फंड्स में आ जाएगा। कैपिटल एसेट अगर हम परचेज करते हैं तो वहाँ भी फंड का यूज़ होगा। डिक्रीज इन टोटल लाइबिलिटीज़ है, इक्विटी कैपिटल विड्रॉल्स है, फैमिली लिविंग विड्रॉल्स है, या फिर इनकम एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस है। ये सारे हमारे क्या है, यूजेस ऑफ फंड्स है। अब ऑप्शन ए यूजेस ऑफ फंड में देखिए, ये जो नॉन ट्रेड पेमेंट्स है ये तो साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे कैश जो है हमारा यूज़ हुआ है, फंड यूज़ हुआ है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड टैक्स है, यहाँ पे भी फंड हमारा यूज़ हुआ है। अब ऑपरेटिंग लॉसेज क्या होते हैं, ऑपरेटिंग लॉसेज कब होते हैं, जब कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ना ग्रोस प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाए। कंपनी का प्रॉफिट जितना है, ग्रोस प्रॉफिट जितना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा हो जाए तो कंपनी को ऑपरेटिंग लॉसेज आते हैं। तो यहाँ पे भी एक्सपेंसेस तो हैं ही ना, ज़्यादा एक्सपेंसेस करे हैं, ग्रोस प्रॉफिट कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तभी तो ऑपरेटिंग लॉसेज आया। और नॉन ट्रेड पेमेंट्स क्या होती हैं, यानी कि जो ट्रेड से डायरेक्ट रिलेट नहीं करती हैं, जैसे कि वेजेस एंड सैलरीज हैं, ऑफिस का रेंट है, मेडिकल बिल, इंश्योरेंस, बैंक इंटरेस्ट, इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन ट्रेड पेमेंट्स तो हो ही रही है, फंड का यूज़ तो किया जा रहा है ना। तो ये साफ साफ दिख रहा था वैसे यहाँ ऑप्शन कि कौन सा ऐसा है जहाँ पे फंड का यूज़ नहीं हुआ है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट अगेंस्ट शेयर्स। नेक्स्ट भी हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सेम है 2017 क्वेश्चन नंबर 146, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट सेम ही है, रेशो चेंज है, थोड़ा बहुत ही यहाँ पे चेंजेस है वहाँ से। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। ए और बी दो साझेदार हैं जो 3:2 में अपने लाभों को बांटते हैं। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, सी एक नए साझेदार के रूप में उन्होंने प्रवेश दिया है सी को, विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट में 1/5 हिस्से के लिए, विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, जो कि वो ए और बी से इक्वल ले रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3:1:5, 2:1:5, 5:3:2, 5:3:1। अब वीडियो को पॉज करके खुद भी यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखिए सी ए और बी से दोनों से कितना कितना लेगा, उसका हिस्सा है 1/5, दोनों से इक्वल ले रहा है तो इसके 2 बराबर हिस्से कर देंगे, 1/2 यानी कि 1/10 ही वो ए से लेगा और 1/10 ही वो बी से लेगा। तो ए का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, ए का जो ओल्ड शेयर है ना 3/5, उसमें से 1/10 जो है वो लेस कर देंगे, और बी का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, उसका जो ओल्ड है उसमें से भी जो उसने 1/10 सी को दे दिया वो लेस कर देंगे। यहाँ पे हम इन दोनों का जो आंसर है वो है 5/10, 3/10। अब सी का शेयर था 1/5,
ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है, इसको भी 10 कर लेते हैं, आगे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2/2 यानी कि 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे हम इसको, तो 2/10 इसका आ गया 10 10 10, ऊपर वाला रेशियो हो गया 5 3 2। बी ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। देखिए क्वेश्चन ये है एस्टेट 2017 का क्वेश्चन नंबर 126। यहाँ पर टिट्टो सेम क्वेश्चन उठ के आया है, स्टेटमेंट से भी सेम है, सॉल्यूशन भी वहीं से ही देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 15.58। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो लगेगा वो हार्मोनिक मीन का क्या लगेगा, n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस अप टू 1/xn तक। ठीक है, n कितना है 1 2 3 4 टर्म्स हमें दी गई हैं, तो 4 हमारे पास n आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/x1। 10 जो है वो x1 है, 15 x2 है, 20 x3 है, 25 जो है वो x4 है। 1/10 1/15 1/20 1/25, इन चारों का ही एलसीएम लेके इसको सोल्व करा तो ये आ गया 4 × 300/77 ये आया था इसको। ठीक है, यहाँ पे हम रिवर्स कर देंगे, 300 ऊपर चला जाएगा, 77 नीचे, इसको डिवाइड करा तो ये आ गया हमारा 15.58। फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/xn अप टू xn। क्वेश्चन नंबर 127, x ए माइनर, x जो है वो माइनर है यानी कि 18 साल से कम है, मिस रिप्रेजेंटिंग, उसने गलत व्याख्या की कि ही इज़ ए मेजर, कि वो एक बालिग है। इंड्यूसिस, वाई को प्रेरित किया, वाई टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करे, तो एक्स इज़, अब एक्स के लिए कौन सी कंडीशन आएगी यहाँ पे, ए है लाइबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए वो माइनर है, मेजर नहीं है, तो वो लाइबल तो हो ही नहीं सकता। नॉट लाइबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी है लाइबल टू पे कंपनसेशन, जब वो लाइबल ही नहीं होगा तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। लाइबल टू पे कंपनसेशन या लाइबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी के तक, लाइबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाए, मेजोरिटी के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होगा। माइनॉरिटी की सिचुएशन में अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है तो वो नॉट लाइबल ही आएगा। तो यहाँ अदर ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं थी, नॉट लाइबल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक डेफिनेशन है, किसने दी है ये निकालना है बस। ए बजट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर नीड्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डरली बेसिस covering some or all of the activity of an enterprise for a definite period of time. Who has given this definition? Important definition है, जॉर्ज आर टेरी सर ने दी है ये बजट इज़ एन एस्टिमेट। ठीक है, जॉर्ज आर टेरी ने दी है, याद रखना है ये क्योंकि रिपीट हो सकती हैं। 129 क्वेश्चन है, द पीवी रेशो ऑफ ए फर्म इज 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट बीपी ब्रेक इवन पॉइंट हमें निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है इफ़ द सेल्स वॉल्यूम इज़ ₹5 लाख। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है ₹2,50,000 एंड ₹1,50,000। बी ऑप्शन है ₹5 लाख एंड ₹3 लाख। सी है ₹150 यानी कि 1,50,000 एंड ₹50,000। डी ऑप्शन है ₹3 लाख एंड ₹1 लाख। देखिए सबसे पहले तो जो गिवन है वहाँ से ही हम लेते चले जाएंगे। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट जो निकाला है, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों ही चाहिए। सेल्स तो दे रखी है लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं दे रखी, परसेंटेज में दे रखी है, तो उसको भी पहले हम अमाउंट में कैसे निकालेंगे। देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%, किसका होती है ये, सेल्स का 40% आ गया 2 लाख। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखी थी, सेल्स दे रखी थी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रखी है, सेल्स दे रखी है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रखा है, सेल्स दे रखी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्ल्यू दे रखा है। अगर क्वेश्चन में मान लो ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन हो, सेल्स पूछ रखे हो, तो वहाँ हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ कैसे निकल जाएगा, सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 5 लाख माइनस 2 लाख 3 लाख। 3 लाख हमारे पास आ गया ब्रेक इवन पॉइंट।
अब हमें क्या निकालनी है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए सेल्स में से हम अगर माइनस कर दें फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को तो हमारे पास निकल जाएगा प्रॉफिट। वेरिएबल कॉस्ट, अब क्वेश्चन में ना तो एफसी गिवन है ना वीसी गिवन है, तो दोनों ही हमें निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट जो निकालेंगे उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले से निकालेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है जिसमें पीवी रेशियो यूज़ होता है। और देखिए यहाँ पीवी रेशियो दे रखा है तो कहीं ना कहीं तो यूज़ होता होगा ना उसका भी, तो यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट का हम फॉर्मूला लगा देंगे एफ डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट हम निकाल चुके हैं 3 लाख का इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो 50%। 3 लाख का 50% कर देंगे तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की हमारी क्या आ जाएगी, एफसी। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट आ गई हमारी 150 की। अब सेल हमारे पास गिवन है, एफसी हम निकाल चुके हैं। वीसी कैसे निकालेंगे, वीसी का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, सेल्स इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो। सेल्स इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो, सेल्स है 5 लाख की इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो 50%, तो 50 ही बचेगा, यानी कि 1 माइनस हाफ करेंगे तो हाफ ही हमारे पास बचेगा। तो 2,50,000 की वेरिएबल कॉस्ट आ गई है। सेल्स क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 5 लाख की, एफसी अभी हमने पीछे निकाली थी 1.5 लाख रुपए की, 1,50,000 की माइनस में वीसी अभी निकाली है जो है वो 2,50,000 की। 5 लाख माइनस में 4 लाख, 1 लाख की हमारे पास प्रॉफिट आ गई है। तो हम 4th ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं एक बार फटाफट। देखिए पीवी रेशियो गिवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट बीपी एंड नेट प्रॉफिट इफ द सेल्स वॉल्यूम इज ₹5 लाख। सेल्स वॉल्यूम जो दे रखे 5 लाख उसका 40% करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालेंगे। 5 लाख का 40% 2 लाख आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा वहाँ पे 5 लाख माइनस में 2 लाख करके 3 लाख। देखिए 3 लाख निकलते ही हम इस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। लेकिन आगे के लिए क्या नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस एफसी माइनस वीसी। ना एफसी गिवन है ना वीसी गिवन है। एफसी के लिए ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट है 3 लाख इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई 50%। यहाँ से आ गया हमारा एफ 1,50,000 और वेरिएबल कॉस्ट के लिए फॉर्मूला लगा देंगे एस इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो। एस माइनस पीवी रेशियो 2,50,000 प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स माइनस एफसी माइनस वीसी। 5 लाख में से 150 और 250 लेस कर देंगे, 1,50,000 2,50,000 लेस कर देंगे तो हमारे पास 1 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये थे, सॉरी एक और क्वेश्चन बच गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 130 क्वेश्चन। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके शेयर करिए प्लीज़। वीडियो को सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को खुद भी करिए औरों से भी कराइए। 130 क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी। मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कितनी हो सकती है, क्या मोस्टली बच्चों ने तो यहीं पे गलत कर दिया होगा कि 5% पढ़ रखा है, वो क्या पढ़ रखा है मिनिमम, और यहाँ पूछा क्या मैक्सिमम। मैक्सिमम में क्या आ जाएगा, फुल इशू प्राइस ऑफ द शेयर। ये होती है मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कि कंपनी सारे के सारा पैसा जो है शेयर्स का अपनी एप्लीकेशन के साथ ही मंगा सकती है। तो 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर फर्स्ट ऑप्शन है, 20% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर ये हमारा बी ऑप्शन है, एंड 50% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर ये सी ऑप्शन है। तीनों ही ऑप्शन जो है कैंसिल हो जाएंगे और डी ऑप्शन टिक हो जाएगा, फुल इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स। देखिए ऑप्शन ए में जो दे रखा है 5% वो क्या है, मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी। मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, नॉमिनल वैल्यू, बुक वैल्यू, पर वैल्यू और फेस वैल्यू, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं वो एक ही सेंस में यूज़ की जाती हैं, इक्वल होती हैं सारी। ये थे आज के 130 क्वेश्चन। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में। और हाँ, स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने जिस क्वेश्चन का जिक्र किया था कि जो हमने 2019 में किया है वो हमारे 2019 में जो हमने एक्सप्लेनेशन के साथ किया था वहाँ से एक क्वेश्चन इस पेपर में उठ के आया, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के कुछ क्वेश्चन जो है वो तैयार कर रखे हैं, तो उसी हिसाब से मैंने सोचा कि आज की वीडियो में आएंगे, इसलिए मैंने वहाँ पे बोल दिया। लेकिन वो क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।